ट्रंप का अमेरिकी सैनिकों को कौन सा आदेश कि पीएम मोदी को भी पाकिस्तान को ठोकने का मौका मिल गया, अब इसके बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके जिस तरह वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, उसे दुनिया के कई देशों के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने चंद घंटे के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, उसके बाद मुनीर और उसकी गोद में पल रहे दाऊद, हाफिज, मसूद अजहर जैसे आतंकी तनाव में होंगे। उन्हें भी डर सताने लगा होगा कि कहीं उनका हाल भी मादुरो जैसा ना हो जाए, उन्हें भी कहीं हाथों में हथकड़ी लगाकर भारत ना पहुंचा दिया जाए। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के लोग भी मान चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूद बरसाया, उसी तरह के हालात आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका ने अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ वेनेजुएला की राजधानी काराकास को निशाना बनाया। राजधानी काराकास में भी सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया जहां से पलटवार होने का खतरा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की आम जनता पर किसी तरह का हमला नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उसी तरह भारत भी पाकिस्तान में घुसकर वर्दी वाले दहशतगर्दों और उनकी गोद में पल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सीक्रेट ठिकानों से उठाकर ले जाएगा। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन को लेकर खौफ इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वेनेजुएला में हुए एक्शन के बाद भारत में अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज होने लगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान में फौज भेजकर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे शैतानों को भारत ले आना चाहिए। सुनिए ओवैसी। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? अरे जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। ओवैसी तो ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन मुनीर को शायद पहले ही इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा हो चुका है, इसलिए उसने पहले ही भारत के एक्शन के डर से अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा ली। और पाठशाला में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे मुनीर इन दिनों 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। चाहे घर में हो, विदेश में हो, मुनीर हर जगह बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनकर जाता है। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद से तो मुनीर का बीपी और हाई हो गया होगा, क्योंकि लोग ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला को पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं छेड़ी थी। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, आम लोगों पर किसी तरह के हमले नहीं किए गए थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पलटवार की आशंका थी। वेनेजुएला में उतरने से पहले ही अमेरिकी सेना ने एयर पावर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर दुश्मन को जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ा। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया। भारत ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को पूरी तरह तबाह कर उसके जवाब देने लायक ही उसे नहीं छोड़ा था। तो दुनिया कह रही है भाई, भारत में भी लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को खतरा लगा तो उसने एक्शन किया, तो पाकिस्तान तो आतंकिस्तान है, उससे बड़ा खतरा कौन हो सकता है? तो भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। तो भारत को और अच्छा मौका मिल गया है। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ किस तरह वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। ये जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। भारत की भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी थी कि हमने उनके पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, 7 रडार फोड़ दिए, ठीक है, और पूरा जो एयर डिफेंस है उसको नाकारा कर दिया। इसीलिए अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स थे वो कोई 100 से ज्यादा किलोमीटर वो समुद्र तट पार करके अंदर गए वेनेजुएला में, और वहां पे वो हमला किया, स्नैच ऑपरेशन किया और वहां से उसको निकाल लिया। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो पिक्चर दिखाई उसे देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े हो, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि जैसा ट्रंप ने वेनेजुएला में किया वैसा उसके साथ हो गया तो क्या होगा।
आप देखिए कि ट्रंप कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खींच कर लाए। वेनेजुएला को भनक लगे बिना 150 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, 7 धमाके, फिर मादुरो को अमेरिका पहुंचा दिया गया। यह सब किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने इसे कैसे हकीकत में बदल कर दिखाया। आधी रात के कुछ देर बाद अमेरिकी सेना ने पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में तय किए गए टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले गोला बारूद, डिपो, एयर डिफेंस और काराकास के हवाई अड्डे पर हमले किए। इसके साथ ही उस फोर्ट त्योना मिलिट्री बेस पर भी हमला कर दिया, जहां मादुरो और उनकी पत्नी मौजूद थी। यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ऑपरेशन के दौरान काराकास की लगभग सभी लाइट्स बंद कर दी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स को गिराने वाले एयर डिफेंस, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर सब नाकाम कर दिए। सेफ कॉरिडोर तैयार होने के बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स के एयरक्राफ्ट्स ने समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के लिए उड़ान भरी। इस मिशन के लिए 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें फाइटर जेट, बॉम्बर ड्रोन, निगरानी विमान, खुफिया विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने फोर्ट त्योना मिलिट्री बेस की इमारतों की छत पर लैंडिंग की और इसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडो ने मिलिट्री बेस में छिपे मादुरो और उनकी पत्नी की तलाश शुरू की। दोनों को पहले अमेरिकी नेवी के युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा पर लाया गया और वहां से फिर अमेरिका पहुंचा दिया गया। तो भारत जो है वो ऐसा कर सकता है या करेगा, अब यह प्रश्न उठ रहा है। जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हॉलीवुड फिल्मों जैसी कहानी को हकीकत में बदल दिया, उसी तरह पिछले कुछ सालों में इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारत की सेना पर भी दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत में भी बेबी और डी डे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में आतंकियों के खिलाफ दूसरे देशों में घुसकर भारतीय एजेंसियों के ऑपरेशन को दिखाया जा चुका है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद असल जिंदगी में भी इस तरह के ऑपरेशन होने लगे। ऐसा ही एक ऑपरेशन साल 2015 में हो चुका है। इसे ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम दिया गया था। 4 जून 2015 की शाम को मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर NSCN के उग्रवादियों ने हमला किया था, जिसमें 20 सैनिक शहीद हुए थे। दावा किया जाता है कि इस हमले के तुरंत बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑपरेशन हॉट परस्यूट को मंजूरी दी गई थी। खुफिया रिपोर्ट में इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि हमले में शामिल उग्रवादियों के कैंप भारत म्यांमार बॉर्डर के पास और म्यांमार के अंदर 2 जगहों पर थे। इसके बाद ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स मानी जाने वाली 21 पैरा SF के 72 कमांडो को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया। ये कमांडो भारत म्यांमार बॉर्डर के पास उतरे। इसके बाद ये कमांडो घने जंगलों के बीच 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके उग्रवादियों के कैंप तक पहुंचे। हमले से पहले कमांडो 2 ग्रुप में बंटे और एक ग्रुप ने डायरेक्ट अटैक किया और दूसरे ने उग्रवादियों को भागने से रोका। पूरा ऑपरेशन कहा जाता है कि 40 मिनट में खत्म हो गया था, जिसमें 38 उग्रवादी मारे गए और 7 घायल हुए। ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी कमांडोज को निकाला जा सके। ऑपरेशन के बाद भारत ने म्यांमार की सरकार को इसकी जानकारी भी दी थी। इस ऑपरेशन का असर यह हुआ कि म्यांमार की सीमा से होने वाले उग्रवादी हमले करीब करीब खत्म हो गए। और कौन भूल सकता है कि भारत ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की थी अंदर घुसकर, तो भारत कर तो सकता है। भारत के सैनिकों में दम ना हो या कोई कमी हो, ऐसा नहीं है। भारत के सैनिक जबरदस्त हैं बॉस, बस कब होगा ये प्रश्न है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है। जरूरी न होने पर ईरान मत जाइए, भारत की सरकार कह रही है। भारतीय नागरिक ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद एडवाइजरी ये जारी की गई है, यानी क्या अगला टारगेट ईरान ही है? अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भारत की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई जरूरी ना हो मत जाइए ईरान। खैर, अब देखिए क्या होता है, कहां क्या होता है। लेकिन जब हमलों की बात हो ही रही है, तो 1000 साल पहले भी एक हमला हुआ था, या एक नहीं कई हमले हुए थे। आज उनका चैप्टर भी खोलना जरूरी है। सनातन के गौरव पर गजनी के क्रूर हमले के 1000 साल। पीएम मोदी ने क्या बता दिया कि हंगामा मचा। ना हिंदुओं को छोड़ा, ना शिवलिंग को। क्रूर गजनी के सबसे क्रूर हमले की वो डिटेल जो रोंगटे खड़े कर देगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से दिक्कत, पाकिस्तान को सफाई, नेहरू की वो चिट्ठियां जिन्हें देश देखकर शॉक्ड रह जाएगा। अब इसका चैप्टर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के 2 टारगेट हैं, एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरे आज के युवाओं को भारत की सनातन संस्कृति और जड़ों से जोड़ना, जिससे आज का युवा भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति पर गर्व कर सके। भारत की सनातन संस्कृति और उसकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक सोमनाथ मंदिर, जिस पर न जाने कितनी बार हमला हुआ, उसे लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है बॉस। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की बात होती है कि कैसे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है।
लेकिन आज जिस चैप्टर को खोल रहा हूं, यह आज की बात नहीं है। ये जो हिंदुओं पर, सनातन पर हमला हो रहा है, यह भी आज की बात नहीं है। इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। आज से 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था। सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों और उसके पुनर्निर्माण पर पीएम मोदी ने एक आर्टिकल लिखा और पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल से सनातन का विरोध करने वालों का नया चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी के आर्टिकल के बाद बीजेपी ने भी भारत के इतिहास से छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू खुश नहीं थे। नेहरू ने महमूद गजनी को कला प्रेमी बताया था, बीजेपी कह रही है। भारत के इतिहास पर एम फैक्टर हावी था। सोमनाथ मंदिर पर कितने हमले हुए, कैसे उसे लूटा गया और कैसे सोमनाथ के हमलावरों का चरित्र इतिहास में बदलने की कोशिश की गई, आज आपको सब बताऊंगा। नेहरू की कौन सी ऐसी चिट्ठियां हैं जिन्हें सुनकर आपको भी झटका लगेगा, सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले एक झलक देखिए। सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 साल पूरे हुए और इस मौके को पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया है। पीएम मोदी ने एक आर्टिकल के जरिए सोमनाथ मंदिर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से यह कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थी जिन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनर्जीवित किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ को भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण बताया। उन्होंने इस मंदिर के बहाने इतिहास का वो पन्ना खोला जिसकी बहुत सारी बातें पब्लिक को पता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसे न जाने कितनी बार लूटा गया, तोड़ा गया, फिर आज सोमनाथ मंदिर खड़ा है। फिर भी इसी को पीएम मोदी ने विध्वंस नहीं, स्वाभिमान की कहानी बताया और इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी खुद सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सोमनाथ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि सोमनाथ को लेकर क्या क्या हुआ है। साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और यह मंदिर सैकड़ों सालों से भारत के वैभव और गौरव का प्रतीक रहा है। इस मंदिर पर कई बार हमले किए गए, उसे तोड़ा गया और उन हमलों में प्रमुख है साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, मंदिर को नष्ट कर दिया, ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, संपत्ति लूट ली। फिर साल 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर तबाह किया। साल 1395 में गुजरात सल्तनत के जफर खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। साल 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को तोड़ दिया। साल 1655 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। कुल मिलाकर 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर जो सबसे भयंकर हमला हुआ था वो महमूद गजनवी ने किया था, जिसे महमूद गजनी भी कहते हैं। महमूद गजनी ने पूरी प्लानिंग के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर के हिंदू रक्षकों को मार डाला गया। मिन्नत और गुजारिश करने के बाद भी सोमनाथ के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। मंदिर से करीब 6 टन सोना लूट के ले गया और उसके बाद मंदिर को आग लगा दी। ऐसे आक्रांता गजनी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है आपको बताता हूं। यानी जिस महमूद गजनी ने भारत के मंदिरों को लूटा नष्ट किया वो जवाहरलाल नेहरू के लिए कला प्रेमी था। गजनी पर नेहरू की राय के बारे में बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप। सोमनाथ मंदिर के हमलावरों की छवि किस तरह से इतिहास में दिखाई गई वो हैरान करने वाला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना यानी सोमनाथ के पुनर्निर्माण से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। इस घटना के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है। यानी नेहरू के लिए सनातन पुनरुत्थान से ज्यादा जरूरी सेक्युलर छवि थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की आपत्तियों के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की खबरें जब पाकिस्तान में चलने लगी तो इससे नेहरू घबरा भी गए। नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की इतनी चिंता थी कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को सफाई दी। भाई नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में कहा कि डियर नवाबजादा, 17 अप्रैल 1951 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर एक खबर प्रसारित हुई, बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत थी। अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को वापस लाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इसमें सच्चाई का जरा भी अंश नहीं है। इसका सार्वजनिक तौर पर खंडन किया जा चुका है। किसी को यह भी नहीं पता कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा कोई दरवाजा है भी या नहीं। यानी खबर पाकिस्तान में चली, भारत में नेहरू जी तनाव में आ गए कि कहीं उनकी छवि एंटी मुस्लिम ना बन जाए, कहीं सेक्युलर इमेज ना टूट जाए। पाकिस्तान को सफाई दे रहे हैं कि ना तुम्हारे यहां गलत खबर चली, ऐसा नहीं हो रहा भाई। आप यह भी देखिए कि 21 अप्रैल को नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर पाकिस्तान के पीएम को सफाई दी। नेहरू इतने परेशान थे कि अगले ही दिन यानी 22 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सौराष्ट्र के गवर्नर जाम साहब दिग्विजय सिंह को चिट्ठी भी लिख दी है। नेहरू ने इस पत्र में भी पाकिस्तान में चल रही खबरों पर नाराजगी जताई। नेहरू ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने वाला है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले को बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत सेक्युलर नहीं है और बेचारा अफगानिस्तान इसमें फंसता जा रहा है। यानी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन से ज्यादा टेंशन नेहरू को पाकिस्तान के नैरेटिव की थी कि पाकिस्तान बोल देगा कि हम सेक्युलर नहीं तो हम सेक्युलर नहीं रह जाएंगे। जो देश खुद धर्म पे बना है वो हमको सर्टिफिकेट देगा और नेहरू जी को वो सर्टिफिकेट चाहिए था कि पाकिस्तान हमको बताएगा कि हम सेक्युलर हैं कि नहीं। अरे पहले तुम अपना देखो ना यार, तुम तो खुद ही धर्म के नाम पर बने हुए देश हो। लेकिन नेहरू जी को चिंता थी कि कहीं पाकिस्तान उनकी सेक्युलर छवि को धूमिल ना कर दे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे नेहरू खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट ने कई देशों की नदियों से पानी मंगाया था और इसके लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग देशों में भारत के दूतावास को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू इससे भी नाराज हो गए भाई। नेहरू ने 17 अप्रैल 1951 को केएम मुंशी को चिट्ठी लिखी, कहा कि चीन की नदियों से पानी लाने के लिए चीन में भारत की एम्बेसी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर यह पत्र लिखता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन विदेश की नदियों से पानी मंगाने का पत्र सरकार से जुड़े व्यक्ति ने लिखा है और इस पत्र में राष्ट्रपति का भी नाम है। यह विदेश में हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदियों के पानी या किसी और चीज के लिए यह अपील किन दूतावासों से की गई है? मुझे इस बारे में उन्हें लिखना होगा।
मतलब एक हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके लिए पानी आ जाएगा, बाप रे बाप, नेहरू जी की छवि खराब हो जाएगी। भारत की छवि उनके नजर में था कि खराब हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू बहुत खुश नहीं थे, वो इससे परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू को मस्जिद निर्माण को लेकर बहुत हमदर्दी थी। आजादी के समय हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी के लिए जांच बिठाई गई और इसकी जानकारी नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दे रहे थे। नेहरू ने 25 फरवरी 1949 को दिल्ली के चीफ कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि मैंने आपको मेहरौली की दरगाह के रिपेयर के लिए कहा था। अब मुझे बताया जा रहा है कि काफी रिपेयर हो चुका है, लेकिन संगमरमर की रेलिंग अभी नहीं लगी है। नेहरू ने आगे लिखा कि यह जगह हमारी नीति का विज्ञापन है, इसलिए इन्हें खराब हालत में नहीं छोड़ सकते। जितनी जल्दी मरम्मत हो सके उतना बेहतर है। मस्जिद बनवा दो, दरगाह बनवा दो, तब दिक्कत नहीं है। मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, बाप रे बाप, सेक्युलर छवि तबाह हो जाएगी। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है बॉस? बनवाइए ना, उसको भी बनवाइए, इसको भी बनने दीजिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी भी नेहरू पाकिस्तान को देते थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था। आजादी के समय भयंकर दंगे हुए जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं का बुरा हाल था। और ऐसे समय में नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्या कहते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 जून 1948 को नेहरू ने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि डियर नवाबजादा, मस्जिदों को नुकसान दंगों के कारण हुआ था। अलवर शहर के बाहर मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और करीब 500 मस्जिदें पूरी तरह से सही सलामत हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए। पाकिस्तान आपको बता रहा था कि वहां कितना मंदिर तोड़ दिए हैं, वहां हिंदुओं को कैसे काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां से जा रहा है रिपोर्ट। सोमनाथ मंदिर के जुड़े ये सारे फैक्ट्स बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे। जब पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पर बात करते हैं, उसे सनातन गौरव और भारत की आत्मा से जोड़ते हैं, तो कांग्रेस उसे धर्म के नशे से जोड़ दी थी। और ये कौन सा हिसाब चल रहा था, सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। मंदिर बना देना इनके लिए धर्म का नशा है, मंदिर की बात कर देना धर्म का नशा है, मंदिर चले जाना धर्म का नशा है। बाकी धर्म के साथ कुछ कीजिए, वो सेक्युलरिज्म है। यही सेक्युलरिज्म की परिभाषा मोदी ने तोड़ दी है, तो इनको आग लगती। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। उधर बाबरी, इधर एसआईआर। ममता को याद आ रहा है इंडी। बंगाल चुनाव में ममता को हार दिखने लगी है क्या? ममता की नई चिट्ठी में ऐसा क्या कि बीजेपी ने घेर दिया? उधर कांग्रेस बंगाल में अलग झटका देने को तैयार है क्या? बंगाल में ममता बनर्जी इस वक्त चौतरफा आफत में है। एक तो नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर ममता को घेरा हुआ है, दूसरी तरफ बाबरी के मामले ने घेर रखा है, तीसरी तरफ एसआईआर में 58 लाख फर्जी वोट कट गए कहा जा रहा है, चौथी तरफ इंडी गठबंधन भी ममता बनर्जी को झटका दे रहा है। ममता बनर्जी की हालत यह है कि वो कल तक नरेंद्र मोदी को धमका रही थी, अमित शाह को धमका रही थी, चैलेंज कर रही थी कि बीजेपी उनसे जीत ही नहीं सकती। एसआईआर में एक भी नाम काटा तो खैर नहीं। आज की स्थिति है कि ममता बनर्जी चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही हैं, एसआईआर तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा खतरा एसआईआर से दिखने लगा है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। एसआईआर के विरोध में प्रदेश में घूम घूम कर रैली कर रही है। उन्हें लगा था कि वो एसआईआर के विरोध में माहौल बना लेंगी, लेकिन अब जो हो रहा है उस पर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। ममता बनर्जी को लग गया है कि एसआईआर रुकने वाला तो है नहीं, फर्जी वोट हर हाल में कट रहे हैं, इसलिए वो चुनाव आयोग को चिट्ठी पे चिट्ठी दागे जा रही है। ममता बनर्जी अब तक 3 चिट्ठी लिख चुकी है। लेटेस्ट चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है सुनिए। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान गंभीर अनियमितता, प्रक्रियात्मक उल्लंघन और प्रशासनिक खामियां देखी जा रही हैं। इस संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए मैं एक बार और फिर आपको पत्र लिखने के लिए विवश हूं। ममता बनर्जी सिर्फ एसआईआर रोकने की बात नहीं कर रही, वो तो आज यहां तक कह गई कि वो एसआईआर के खिलाफ खुद भी पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर परमिशन मिली तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और एक आम आदमी की तरह अर्जी लगाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो खुद भी एक ट्रेन्ड लॉयर है और अपने केस की पैरवी खुद करने में सक्षम है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो ममता बनर्जी का डर दिखा रहा है, इतना घबराई हुई तो वो पहले नहीं दिखी। ममता बनर्जी की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी दाग दी। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में एसआईआर को रोकने की उनकी मांग हार स्वीकार करने से कम नहीं है। एसआईआर टीएमसी की 2026 के विधानसभा चुनावों की संभावनाओं के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। इधर ममता बनर्जी बीजेपी से ही नहीं निपट पा रही, उधर उनके इंडी गठबंधन के सबसे मजबूत साथी कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया।
टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने 7 साल बाद घर वापसी करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में जयराम रमेश की मौजूदगी में एबीए गनी खान चौधरी की बेटी मौसम नूर और भतीजे ईशा खान ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। मौसम नूर को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस ने बंगाल में एक तीर से 2 निशाने साध लिए। एक तो पार्टी को नई ताकत मिलेगी, दूसरी तरफ टीएमसी को भी आईना दिखा दिया। कांग्रेस कह रही है कि अब ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन याद आ रहा है। सुनिए कैसे कांग्रेस जो है वो पिन मार रही है। मुझे खुशी है कि कुछ लोग आज इंडिया ब्लॉक को याद कर रहे हैं। जो लोग इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल करने से खिचखिचा रहे थे, आज वो इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका हम स्वागत करते हैं। इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करना है। यानी जयराम रमेश का निशाना ममता बनर्जी पर, टीएमसी पे, क्योंकि ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन का लोड ही नहीं ले रही थी। कांग्रेस को तो एकदम कोहनी मारे रहती थी कि इसका तो कोई वजूद ही नहीं। अब उनके सांसद टूटी तो उनको याद आ रहा है इंडिया अलायंस। तो लोग कर रहे हैं, ये भी डर दिखा रहा है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि डैमेज हो रहा है, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं।